एशिया के कई देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में मामलों की बाढ़ सी आ गई है। इससे हम भारतीयों को डरने की कितनी जरूरत है, जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। क्या है ये कैंसर, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। आपने कभी चिया सीड्स खाए हैं? इन्हें भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है या भूनकर? ये राज खुलेगा हमारे तीसरे सेगमेंट में। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दुनिया कोविड-19 से ठीक से उभर भी नहीं पाती कि इसके मामले फिर से बढ़ने लगते हैं। इस बार एशिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड जैसे देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर की बात करें तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में यहां कोविड-19 के 11,100 मामले थे। मई की शुरुआत में ये मामले बढ़कर 14,200 से ज्यादा हो गए, यानी एक हफ्ते के भीतर 28% की बढ़ोतरी। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी 30% तक बढ़ गई। हालांकि राहत की बात यह है कि गंभीर मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं हांगकांग में 4 मई से 10 मई के बीच यानी एक हफ्ते में कोविड-19 के 1042 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले इससे पिछले हफ्ते 972 थे। मार्च की शुरुआत में हांगकांग में हर हफ्ते बहुत ही कम, सिर्फ 33 केस सामने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़ने लगी और अब मई में हर हफ्ते 1000 के करीबन मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह चाइना और थाईलैंड में भी कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन देशों की सरकारें कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर रखे हुए हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कोविड-19 डैशबोर्ड के मुताबिक अभी यानी 19 मई के हिसाब से जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, देश में कोरोना वायरस के 257 एक्टिव मामले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर और सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर ट्रेविस हेड को भी कोविड-19 हो गया है। लेकिन क्या कोविड-19 के ये मामले और बढ़ सकते हैं? क्या जो दौर हम कुछ साल पहले देख चुके हैं वो वापस आ सकता है? क्या जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उन्हें डरने की जरूरत है? ये सब जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। अव्वल तो डॉक्टर से समझेंगे कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन सा वेरिएंट है। फिर जानेंगे कि क्या भारत में भी कोविड-19 की लहर आ सकती है। हम बचे रहें इसके लिए क्या सावधानियां बरतना जरूरी है, और जिन लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज लग चुकी है क्या उनके लिए कोई चिंता की बात है? सुनिए। उसके प्रति 2 कारण है। एक है ह्यूमन फैक्टर, दूसरा है वायरस फैक्टर। जैसे हम लोगों को वैक्सीन लगी थी 5 साल पहले, हमें इन्फेक्शन हुए थे 5 साल पहले, और जिसके अगेंस्ट हुए थे वो मिलनी डेल्टा स्ट्रेन थी। इस समय हमारी स्ट्रेन भी नई आ गई है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है हमारी एंटीबॉडीज जो है वीन ऑफ हो गई। जब एंटीबॉडीज वीन ऑफ हो गई तो हम नए नए वायरसेस के लिए वल्नरेबल हैं। और रही बात वायरसेस अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज कर चुके हैं। और ये जो इस समय प्रेजेंट वायरस है ये बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है। जब डेडली नहीं है, होस्ट की डेथ नहीं होती, तो होस्ट वायरसेस को ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से जो हमारी एंटीबॉडीज जो बनी थी, अगर हम मान भी लें किसी के अंदर काफ़ी एंटीबॉडीज हैं, वो सफल नहीं होंगी इस वायरस को रोकने के लिए। जो हांगकांग और सिंगापुर में जो वायरसेस हैं वो मेनली JN.1 सब स्ट्रेन के फर्दर स्ट्रेन्स हैं। जैसे LF.7 हो गई, आपकी NB.1.8 हो गई। ये सब स्ट्रेन्स कुछ ही टाइम पहले उजागर हुई हैं। ये तेजी से फैलती हैं। दूसरा, इनके जो लक्षण है वो एक आम वायरस से मिलते जुलते हैं। जैसे खांसी जुकाम होना, नाक बंद होना, कई पेशेंट्स को लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना। इनकी जो मुख्य डिफरेंस है, जो हम पुरानी स्ट्रेन्स की बात करें डेल्टा स्ट्रेन से, जिसमें निमोनिया मुख्य लक्षण था, और वो कम देखा गया है। हम लोगों को 5 साल पहले इन्फेक्शन हुए थे, हमें जो वैक्सीनेशन लगी थी वो 4 साल पहले लगी थी। काफ़ी हाई चांसेस है एंटीबॉडीज वीन ऑफ हो गई होगी, तो यहाँ पे इन्फेक्शन आ सकता है, फैल सकता है। हमारी पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है, काफ़ी क्लोजली रहती है, तो बहुत चांसेस हैं ये स्प्रेड हो सकता है। एक ही नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि इस समय बहुत गर्मियाँ चल रही हैं और हाइट और पीक ऑफ गर्मी में इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन थोड़ा कम फैलते हैं।
मुख्य देखा जाए तो ये बड़े आम लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, जानलेवा निमोनिया नहीं प्रोड्यूस करता। फिर भी हमें 1 साल से कम के बच्चों में और 65 साल के ऊपर के लोगों में, खासकर जिनके अंदर कोमोर्बिडिटीज है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी निमोनिया है, COPD है, पहले से ही इम्यूनिटी कम है, इन पेशेंट्स में वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स रह रहे हैं, हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। मास्क लगा सकते हैं अब जब घर के अंदर एंटर करें, बार बार हैंड हाइजीन, जिसको हाथ साफ कर सकते हैं, और इन जनरल अपने आप को थोड़ा दूर रख सकते हैं ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन से। अदरवाइज कुछ ज़्यादा सावधानियां या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला एरा जो हमने 5 साल पहले, वो वाला मंजर जो 5 साल पहले देखा था, चांसेस कम है वो वापस दोहराया जाए। वैक्सीन का जो प्रेजेंट वैक्सीन है वो पुरानी जनरेशन पे बेस्ड है, तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वल्नरेबल पॉपुलेशन में अगर हम नई जनरेशन के वैक्सीन ईजाद कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। जैसे मैंने बताया, इसका लक्षण, इसके जो सिम्टम्स है वैसे भी बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, तो मेरे हिसाब से वैक्सीन पे इन्वेस्ट करना या वैक्सीन लगाना कोई फायदेमंद सौदा नहीं है। देखिए, अभी भारत में मामले नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस से जुड़ा कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, तो आप तुरंत मास्क लगाएं और डॉक्टर से मिलें, अपना पूरा इलाज कराएं, घर पर आइसोलेट रहें ताकि इन्फेक्शन दूसरों में ना फैले। और अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को कैंसर डायग्नोज हुआ है। रविवार को उनके ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि जब पिछले हफ्ते पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पेशाब से जुड़े कुछ लक्षण नजर आए तो उनकी जांच की गई। जांच में उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि में एक गांठ पाई गई है। फिर शुक्रवार यानी 16 मई को उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का पता चला, जिसमें कैंसर के सेल्स हड्डियों तक फैल चुके हैं। उनका ग्लीसन स्कोर 9 है। ये बीमारी का ज्यादा आक्रामक रूप है। बाइडेन और उनका परिवार इलाज के तरीकों को लेकर डॉक्टरों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है, मगर प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, जब प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैल जाए तो इसे कितना गंभीर माना जाता है, प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए और ये ग्लीसन स्कोर क्या है, ये सब हमने पूछा एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल सोनीपत में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रमन नारंग से। डॉक्टर रमन कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक बहुत ही आम कैंसर है। यह ज्यादातर बुजुर्गों को होता है, पर कई बार इसके मामले युवाओं में भी देखे जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। नींबू के आकार की यह ग्रंथि पेशाब की थैली के नीचे होती है और सीमेन बनाने में मदद करती है। जब इस ग्रंथि में सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं तो कैंसर बन जाता है। ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय पर पहचान ना होने की वजह से ये यूरिनरी सिस्टम, सीमेन प्रोडक्शन और हड्डियों जैसे दूसरे अंगों पर भी असर डाल सकता है। अगर कैंसर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाए, जैसा जो बाइडेन के केस में हुआ, उनका प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैल गया है, तो इसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है और ये बहुत ही गंभीर माना जाता है। इससे दर्द, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। कैंसर का इलाज भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन दवाओं और थेरेपी की मदद से लक्षणों को कम किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए इसे PSA ब्लड टेस्ट, डिजिटल रेक्टम एग्जाम और प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है। जब कैंसर होने का पता चल जाता है तब डॉक्टर ग्लीसन स्कोर देखते हैं। ये एक स्केल है जो बताता है कि कैंसर कितना गंभीर है। ये 2 से 10 के बीच होता है। अगर स्कोर 9 या 10 हो तो इसका मतलब कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है और तुरंत इलाज की जरूरत है। ग्लीसन स्कोर जितना ज्यादा होता है, कैंसर उतना ही आक्रामक माना जाता है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर किसी को पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, जैसे जलन या पेशाब रुक रुक कर हो रही है, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है या पेशाब में खून आ रहा है, तो बिना देर किए यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी जांच कराएं। वहीं अगर किसी के परिवार में कोई प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है तो ऐसे लोग भी 45-50 साल की उम्र में अपनी जांच करा लें। ऐसे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बाकी लोगों से 3-4 गुना ज्यादा होता है, समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप।
आपने चिया सीड्स का नाम सुना है? वजन घटाने में कई लोग इन्हें पानी में मिलाकर पीते हैं, तो कुछ लोग चिया सीड्स को भून कर खाते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन पसंद से इतर चिया सीड्स को खाने का सही तरीका क्या है? उसे भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है या भूनकर? ये हमने पूछा न्यूट्री क्योर डाइट क्लिनिक में डाइटिशियन कविता से। डाइटिशियन कविता कहती हैं कि चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। इनमें बी विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। चिया सीड्स को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगोते हैं तो ये पानी सूखकर फूलने लगते हैं और एक जेल जैसी परत बना देते हैं। ये जेल शरीर में धीरे धीरे पचता है। इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और कब्ज से राहत मिलती है। वेट लॉस भी होता है। जब चिया सीड्स को भिगोकर लिया जाता है तो इसमें मौजूद फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा ज्यादा अच्छे से मिलता है। फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते। पाचन भी सुधारता है। ओमेगा 3 दिल, दिमाग, स्किन और जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। जब सेल्स हेल्दी रहते हैं तो शरीर भी हेल्दी रहता है। साथ ही चिया सीड्स को पानी में मिलाकर पीने से आप हाइड्रेट रहते हैं और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। वहीं जब चिया सीड्स को भूना जाता है तो उसमें मौजूद कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह। चिया सीड्स को भूनने से फाइबर भी शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। देखिए, भुने हुए चिया सीड्स खाने में क्रंची और ज्यादा टेस्टी लग सकते हैं, इसलिए अगर आपका मन करे तो आप 1 चम्मच भुने हुए चिया सीड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो चिया सीड्स को भिगो कर ही इस्तेमाल करें। आप सुबह खाली पेट चिया सीड्स वाला पानी भी पी सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि चिया सीड्स लेने के साथ साथ अलग से खूब पानी पिएं। दरअसल चिया सीड्स पेट में जाकर वहां मौजूद लिक्विड को भी सोखने लगते हैं। इससे स्टूल हार्ड हो सकता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। हालांकि जिनका बीपी लो रहता है, जो खून को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या जिन्हें फाइबर से भरपूर चीजें पचाने में दिक्कत आती है, उन्हें चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, आप अगर डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से कोई सवाल है, इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lalintop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।